Welcome to another episode of the Big Leap from Mire Asset. We are finally from one of the loveliest cities of India. We are coming from Jaipur today, and today we have with us Mr. Jitendra Agarwal. He's a practicing chartered accountant and has been in the financial services space for now more than 2 decades. He promotes this company called as Cuckoo Consultants Private Limited, and also known as KCPL. KCPL is one of the leading mutual fund intermediaries in India. This company has been promoted since 2003, has been into mutual funds and insurance and other financial products for now almost close to 2 decades. KCPL is the winner of a lot of financial awards from CNBC and alike and on the mutual fund space. They cater to clients across the globe from US, UK, Europe, Middle East and Southeast Asia, and this is KCPL is one of the leading companies dealing in mutual funds in Rajasthan. So welcome Jitendra ji. Thank you for doing this session with us. Thank you for being a part of Big Leap. जितना मैं आपको इतने सालों से जानता हूं और हम लोगों का association has been there from 2011-12. So thank you for taking out time for doing this session. But जैसे मेरे को पता है कि KCPL शुरू हुआ 2003 में, लेकिन ये पूरी जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे आप म्यूचुअल फंड से जुड़े, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। एक्चुअली मैं 1992 बैच का पास चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैंने 1988 में CA ज्वाइन किया था और तब से मैं स्टूडेंट लाइफ से ही थोड़ा स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखने लग गया था। बिजनेस मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स और इनमें काफ़ी इंटरेस्टेड रहता हूँ, काफ़ी इनको रीड करता रहता हूँ और माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा जिनकी काफ़ी स्टडी करता रहता हूँ। मोस्ट ऑफ द मेरे जो क्लाइंट्स थे वो HNI से, जो भी उस टाइम पे तो इवन एक्सपोर्टर के लिए तो टैक्स फ्री था, पूरा टैक्स एग्जम्प्ट था, तो सरप्लस मनी जो जनरेट होता था उसको इन्वेस्ट करने के लिए हम प्रोडक्ट्स देखते रहते थे और फिर बैंकर्स के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में या इंश्योरेंस एडवाइजर्स के थ्रू इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करवाए। और लेकिन क्या होता था कि एट लास्ट सब कुछ हमको ही सुपरवाइज करना होता था। म्यूचुअल फंड्स बैंकर्स के थ्रू हम इन्वेस्ट करते थे, बट क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, सब कुछ हमको खुद को करना होता था। तो 2002-2003 में मैंने सोचा क्यों नहीं ये काम मैं मेरी वाइफ को एडवाइस करूं और वाइफ को कहूं कि आप इस फील्ड में आ जाइए। तो मैंने वाइफ को एडवाइस किया और एक कंपनी कुक्कू कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, एक्चुअली मेरी वाइफ का निक नेम कुक्कू है, कुक्कू कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए मैंने उनको एडवाइस किया और जुलाई 2003 में हमने ये कंपनी इनकॉर्पोरेट करी। और जो मेरा एग्जिस्टिंग AUM था जो बैंकर्स के साथ था, उसको मैंने इसमें धीरे धीरे शिफ्ट केवल HNI क्लाइंट्स को फोकस करते हुए और 2003 से लेके और अब ऑलमोस्ट 17-18 ईयर्स हो गए हैं चला रहे हैं। तो ये मेरा स्टार्ट था म्यूचुअल फंड जर्नी का। तो 17 साल से जब KCPL शुरू हुआ तो ऐसा कैसे, हाउ डिड दिस स्टार्टेड हैपनिंग? जैसे आपने बताया एग्जिस्टिंग कुछ क्लाइंट्स थे, उनको एक बेटर सोल्यूशन की जरूरत थी, एंड आई एम श्योर जब वो ट्रस्ट करते थे आप पे तो दे विल से कि भाई आप KCPL ही हमारा सरप्लस पैसा भी मैनेज करे। तो वो बाकी की जर्नी फिर उनके लिए कैसे शुरू हुई, कैसे शुरू के क्लाइंट्स आए और उससे कैसे बढ़ाई? 2003 तक तो बहुत ज्यादा ऐसा कुछ वेल्थ क्रिएशन का काम नहीं हुआ था क्लाइंट्स के लिए, लेकिन जैसे 2003 में हमने खुद ने स्टार्ट किया इस कंपनी को, तो उस टाइम पे क्योंकि मैं ऑलरेडी इस फील्ड में था, माइक्रो मैक्रो देखना, इकोनॉमी में क्या होने वाला है, गवर्नमेंट फ्रंट पे क्या डिसीजन होने वाला है, आगे क्या चेंजेस हो सकते हैं, और स्टॉक मार्केट की भी काफी मैं डिटेल्ड स्टडी करता रहता था। तो अल्फा क्रिएशन पे काफी फोकस किया मैंने और क्लाइंट केवल रेफरेंस से क्लाइंट प्रोक्यूर किए और जो एग्जिस्टिंग मेरे CA प्रोफेशन के क्लाइंट थे उनकी कोई सर्विसेज दी, कोई इसके लिए हमने कोई मार्केटिंग पर्सन नहीं रखा, कोई मार्केटिंग नहीं करी इनके प्रोडक्ट के लिए। और आई थिंक इनिशियली 200-300% एनुअल ग्रोथ के साथ हमारा AUM रन करता रहा 2008 तक। 17 साल हो गए, अभी जुलाई में 17 साल हो जाएंगे और फिर 18 साल की पे ये कंपनी आएगा। तो और मैं जानता हूं कि 2011-12 से तो मैं आपसे मिल रहा हूं। तो देयर इज, एंड वन थिंग व्हिच आई अप्रिशिएट एट KCPL इज
कि स्कीम को परखने की और फ्यूचर देखने की आपने हमेशा बात करी। अब मैंने जब भी आपसे बात करी, आई ऑलवेज फाउंड एक कॉमन चीज मैंने 7-8 साल में देखा कि आगे का क्या लग रहा है, पास्ट का तो हो गया है, तो कोई चीज आगे का ट्रेंड देखने के लिए, आगे के लिए स्कीम देखने के लिए या एसेट क्लास देखने के लिए, ये आप कैसे पकड़, क्योंकि इससे मैं समझता हूँ एडवाइजर को ये चीज को समझना और उसको टच कर पाना और उसको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। और मैं तो खुद 8 साल से देख रहा हूँ, तो ये इससे अच्छा टाइम मेरे को नहीं मिलेगा ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट पता करने के लिए कि वो आप क्या देखते हैं। एक्चुअली मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। ये बात है 9 मई 2014 की, जब मोदी जी की गवर्नमेंट जब इलेक्शन हुए थे और उस टाइम पे एग्जिट पोल उस दिन शाम को आने वाले थे। 9 मई को एग्जिट पोल शाम को आने वाले थे। फर्स्ट टाइम मोदी जी जब इलेक्ट हुए थे, उस इलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने मेरे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स को एक मेल किया था और उस मेल काफी डिटेल्ड मेल था, मार्केट के बारे में, कमोडिटीज के बारे में और क्या होने वाला है, क्या हुआ है, काफी डिटेल्ड मेल था। और उसमें जो मैंने उस मेल को समराइज किया था लास्ट में, तो मैंने उसमें 4-5 हाइलाइटर पॉइंट दिए थे। उसमें एक पॉइंट था कि आगे आने वाले टाइम में 500 और 1000 रुपए का नोट बंद हो सकता है। दूसरा हाइलाइटर था 9 मई की बात कर रहा हूं मैं 2014। लवली। और उसमें एक पॉइंट था कि बेनामी प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट कोई भी ऐसा कोई एक्ट लेके आएगी कि बेनामी प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ एक्शन होगा। उसमें एक पॉइंट था कि रियल एस्टेट में जितनी भी रजिस्ट्रेशन की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सब कंपलसरी कैश से हो जाए, कंपलसरी चेक से हो जाएंगी। कैश से कोई भी रियल एस्टेट की रजिस्ट्रेशन की ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, ऐसा भी कुछ होगा। उसमें और कुछ 2-3 पॉइंट थे जो उनमें होना बाकी है। उसमें एक पॉइंट था कि जितना भी रियल एस्टेट है वो डिजिटलाइज हो जाएगा। तो डिजिटलाइज तो रजिस्ट्रियां सारी डिजिटलाइज तो हो गई हैं, बट अभी होल्डिंग डिजिटलाइज नहीं हुई है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, दूसरा एक पॉइंट था कैश कंट्रोल लिमिट्स हो जाएंगी, कैश होल्डिंग कंट्रोल लिमिट्स हो जाएंगी, तो वो भी नियर फ्यूचर में मे बी इट मे बी। तो ऐसे काफी सारे पॉइंट्स थे। तो ये आप कहोगे कि मेरा प्रिडिक्शन कोई ऐसा थोड़ी, कोई मेरे को रात को सपना आ गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ होएगा। ये एक्चुअली क्या इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट है कि आगे आप क्या सोचते हो, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, अगर कुछ चेंज करना हो तो। क्योंकि ये चीजें करना जरूरी है। अगर आपको कोई भी रिफॉर्म्स करने हैं, आपको किसी चीज को बूस्टअप करना है, तो ऐसे रिफॉर्म्स करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए क्योंकि वो जो लिक्विडिटी 500 और 1000 के नोट में जो बंडल हो रही थी बॉक्सेस में ब्लैक मनी, तो उसको बाहर निकालना जरूरी था बिफोर कमिंग एनी रिफॉर्म्स। ये आपको और इसके अलावा मैं आपको और बता सकता हूँ 2015 से लेके और 2017 के बीच में इंडेक्स में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन एनबीएफसी, प्राइवेट बैंकिंग, स्मॉल कैप, मिड कैप, वहां पे 200 to 300% ग्रोथ हुई है और हमने 50 to 60% एनुअलाइज रिटर्न दिए क्लाइंट्स को। तो और इंडेक्स हो सकता है कि नीचे ट्रेड कर रहा होगा 2 से 2.5 साल के पीरियड में। तो ये सब चीजें क्या है कि इकोनॉमी से आइडिया लगता है कि आगे होने वाला क्या है। और अपॉर्चुनिटीज तो देखो फ्रीक्वेंटली तो नहीं आती है। अपॉर्चुनिटीज ऐसे टाइम पे आती है जब कुछ पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है। अग्री। तो सर 17 साल से जब आप केसीपीएल को देखते हैं, हैव बीन इन दिस कैटेगरी, इन दिस लाइन, और बहुत सारे चेंजेस भी हुए, रेगुलेशन पे भी चेंजेस हुए, तब का म्यूचुअल फंड, और आज का देखिए आप 30 साल से कैपिटल मार्केट्स देख रहे हैं, 25 साल से म्यूचुअल फंड की कैटेगरी देख रहे हैं, 2003 से अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो ये रेगुलेशंस जो चेंजेस होती हैं, आपको कैसा लगता है फॉर अ कंपनी लाइक केसीपीएल टू बी एबल टू सर्वाइव, डू वेल एंड लुक एट द फ्यूचर, कैसा दिखता है आपको व्हेन इट कम्स टू रेगुलेशंस? देखो एक्चुअली मैं तो 1988 से देख रहा हूँ स्टॉक मार्केट में जो रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं, और लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में रेगुलेशंस मोस्ट जो चेंज होना शुरू हुए हैं वो 2009 से मेजर चेंजेस होना शुरू हुए हैं। 2009 में जो चेंज हुआ था, जो सबसे बड़ा चेंज था और बहुत बड़ा इन्वेस्टर फ्रेंडली चेंज था, वो था अबॉलिशन ऑफ एंट्री लोड। 2.25% एंट्री लोड लगता था जब कोई भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट
म्यूचुअल फंड में किया जाता था, और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था डिस्ट्रीब्यूटर को, जो एंट्री लॉट मिलता था लगता था। तो इसकी वजह से इन्वेस्टर को काफी लॉस होता था। अगर मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती थी और वो विड्रॉ करता था पैसा, तो उसको काफी लॉस होता था। जो एंट्री लॉट एबोलिश उसके बाद हुआ, उसी टाइम पे मेरे हिसाब से ये हो जाना चाहिए था कि अप फ्रंट पे आउट टू डिस्ट्रीब्यूटर्स भी डिसकंटिन्यू हो जाना चाहिए था जब ये अबॉलिशन ऑफ एंट्री लॉट हुआ था। बट 9-10 साल बाद 2018 में अप फ्रंट पेमेंट डिसकंटिन्यू हुए। 2017-18 में जो कैटेगराइजेशन हुआ, रैशनलाइजेशन हुआ म्यूचुअल फंड स्कीम्स का, ये एक्चुअली आइडेंटिटी बनाने के लिए बहुत बढ़िया था कि सारी एएमसीज के बीच में एक कॉमन आइडेंटिटी हो जाए। स्कीम को अंडरस्टैंड करने के लिए इन्वेस्टर को कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, उसके लिए बहुत बड़ा रिफॉर्म था। बट इसमें कुछ मेरे हिसाब से अगर इसको थोड़ा बेटर वे में किया जा सकता था। एक्चुअली जिस भी स्कीम को हमने कैटेगराइज किया, उस स्कीम को डीमर्ज करने की भी जरूरत थी, तो क्योंकि उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कई सारे कंपोनेंट थे सेक्टरल। तो क्या किया कि उस स्कीम को उसका ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, जैसे लार्ज कैप, उस स्कीम को आगे से लार्ज कैप कैटेगरी में अगर रेशनलाइज किया गया, तो उसमें मिड एंड स्मॉल कैप और सेक्टरल अगर एक सर्टेन लेवल से ऊपर है, तो उसको वहां से उस स्कीम से हटाना पड़ा। तो उसको हटाना पड़ा, तो वो 2017-18 को आज तक हम झेल रहे हैं। रीजन बीइंग क्योंकि या तो उन्होंने वो स्टॉक सेल किया, अगर मिड कैप स्मॉल कैप मार्केट में जाके उन्होंने सेल किया, तो वहां लिक्विडिटी इश्यू होता है। लार्ज कैप आप कितना भी सेल करने जाओगे, वहां पे कोई बहुत बड़ा लिक्विडिटी इश्यू नहीं होता है। तो ये मिड एंड स्मॉल 2017-18 से लेकर और अब 2020 तक जो अंडर परफॉर्मेंस है मिड एंड स्मॉल कैप की, उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर मैं ये रैशनलाइजेशन मानता हूं कि अगर इसको थोड़ा सा बेटर वे में किया जाता, अगर इसको स्कीम्स को डीमर्ज किया जाता और कोई भी सेल नहीं होती अगर होल्डिंग्स की, तो आई थिंक लास्ट 2-3 साल बहुत अच्छे होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। वेरी डिफरेंट व्यू, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। नेक्स्ट जो रिफॉर्म हुआ वो हुआ एक्सपेंस रेशियो की जो लिमिट फिक्स कर दी जाए, रैशनलाइज कर दी एक्सपेंस रेशियो की, वो भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर फ्रेंडली रिफॉर्म है। तो ये एक रिफॉर्म की मैं और बात करूंगा, थोड़ा क्रिटिसाइज भी करूंगा, वो था साइड पॉकेटिंग, सेग्रीगेशन ऑफ फंड। इससे बढ़िया कोई रिफॉर्म पूरे वर्ल्ड वाइड किसी भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में नहीं हो सकता जो ये किया गया। बट इसको अडॉप्ट करने में एएमसीज ने बहुत बड़ी गलती करी। आई थिंक इट मस्ट बी यूनिवर्सल। जिस दिन ये लाया गया उस दिन सभी डेट फंड में इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए था, और उसी दिन से सेग्रीगेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए था जब से ये लाया गया। अदरवाइज इसका क्या किया गया कि ऑब्जेक्टिव में लेके आएंगे और सेग्रीगेशन करेंगे, तो काफी सारे फिक्स इनकम डेट कैटेगरी के इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ, क्योंकि जब भी कोई भी क्रेडिट क्राइसिस हुआ और कोई भी रेटिंग डाउनग्रेड हुआ और उसकी वजह से डाउनग्रेड करना पड़ा एनएवी को, तो कोई क्लाइंट निकल गया, इन्वेस्टर निकल गया, तो उसका लॉस हो गया। अगर वो सेग्रीगेट हो गया होता फंड तो उसको निकलने में बहुत इजी, और जो क्लाइंट रह गए तो फर्दर जो डाउनग्रेड हुए उनको लॉस लगता चला गया। तो ये एक्चुअली इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में करना चाहिए था, सेग्रीगेशन ऑफ फंड, साइड पॉकेटिंग को जो किया गया। एंड आई एम श्योर उसमें से कुछ लोग ऐसे भी है जो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन आप पैसा मैनेज कर रहे हैं, तो वो क्या मूल मंत्र है जो आप देखते हैं जब मैनेज करने के लिए? हाउ डू दे एक्चुअली क्रिएट वेल्थ? मतलब इन्वेस्टर को क्या करना पड़ता है कि ये 3-4 चीज करते हैं आपके हिसाब से और तब जाके पैसा बनता है? एक्चुअली मैंने एक सेंटेंस अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अपॉर्चुनिटीज फ्रिक्वेंटली नहीं आती है जी। अपॉर्चुनिटीज को हमको आइडेंटिफाई करना होता है, और 2 कैटेगरी होती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एक्चुअली क्या, एक तो फिक्स्ड इनकम कैटेगरी होती है और एक होती है वेल्थ क्रिएशन के लिए आपकी। तो सबसे पहले तो आपको क्लाइंट का प्रोफाइल आइडेंटिफाई करना होता है। कुछ क्लाइंट होते हैं, हम 2 तरीके से क्लाइंट को देखते हैं। एक तो क्लाइंट होता है एबिलिटी टू टेक रिस्क, और दूसरा क्लाइंट होता है विलिंगनेस टू टेक रिस्क। तो जो एबिलिटी टू टेक रिस्क है उसको काफी ध्यान से देखना होता है, क्योंकि उसका रिस्क प्रोफाइल जो होता है एबिलिटी टू टेक रिस्क, तो वो थोड़ा सा अलार्मिंग होता है। तो वहां पे हमको फिक्स इनकम कंपोनेंट को थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो देनी होती है। लेकिन जो दूसरा क्लाइंट होता है विलिंगनेस टू टेक रिस्क, उस क्लाइंट को हम एजुकेशन के थ्रू
उस क्लाइंट को हम समझा सकते हैं कि अगर आपको फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट करनी है और आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल में वेल्थ क्रिएट करनी है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के अलावा कोई भी ऐसी एसेट क्लास वर्ल्ड में नहीं है जिसमें लॉन्ग टर्म में डबल डिजिट रिटर्न आए, एनुअलाइज डबल डिजिट रिटर्न आए। क्योंकि डबल डिजिट रिटर्न आज फिक्स इनकम सेगमेंट में या दूसरी जो नॉन फाइनेंशियल एसेट्स है, किसी में भी डबल डिजिट रिटर्न आना एनुअलाइज बहुत मुश्किल है। क्वेश्चन देन कम्स इन कि कौन 15 साल तक रुकना चाहेगा, और जिनके दैट इज आल्सो आई वुड से इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट, बिकॉज टू मेक देम स्टे दैट कोर्स टू बी एबल टू अर्न दैट डबल डिजिट, वो भी जरूरी है। इसलिए रुकने की जरूरत नहीं होती है 15 साल। मोस्ट ऑफ दी मेरे क्लाइंट तो HNIs हैं, तो उनका जितना भी ईयरली वो अपने बिजनेस से या अपने प्रोफेशन से जो प्रॉफिट जनरेट करते हैं वो डाइवर्ट कर देते हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए अपना। ठीक है, हाँ, तो वो डाइवर्ट कर देते हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए, और उनको जब भी जरूरत होती है तो उनका क्या है कि हर 3, 4, 5 साल में, मतलब ये फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ है कि पिछले 4 साल में पॉजिटिव रिटर्न्स 2 डिजिट से ऊपर एनुअलाइज रिटर्न नहीं आए, इवन नेगेटिव रिटर्न्स हैं पिछले 3-4 साल के, अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें। अदरवाइज उससे पहले कभी भी 3 साल में रोलिंग रिटर्न्स डबल डिजिट से कम के रिटर्न्स नहीं आए हैं। हम क्या प्रॉफिट बुकिंग एक सर्टेन लेवल से ऊपर अगर प्रॉफिट क्लाइंट को आ रहे हैं तो प्रॉफिट बुकिंग को हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और प्रॉफिट टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते रहते हैं, और उनका पैसा फिर हम डेट फंड में पार्क कर देते हैं, और वहां से STPs के थ्रू या लमसम हम वापस इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जाना शुरू कर देते हैं जब हमको मार्केट टाइमिंग या नजर आती है। तो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग इज अ बिग पार्ट ऑफ जो आप करना चाहते हैं। हाँ, रीअलाइनमेंट करना टाइम टू टाइम और प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन जिनके लॉसेज होते हैं उनको, वो अगर पैनिक होते हैं, उनको हमको एजुकेट करना होता है, उनको ये कहना होता है कि आपको कम से कम 5 साल तो अपना पोर्टफोलियो को नहीं देखना है अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया और आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो। ठीक है, अब वहाँ रीअलाइनमेंट जरूर हो सकता है कि कहाँ से निकल के कहाँ जाना हो, लेकिन पैनिक क्रिएट करने से तो हम कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। लवली। तो सर, उनको क्या कहेंगे जो इस प्रोफेशन को देखते हैं, जो म्यूचुअल फंड में एडवाइजरी में या इंटरमीडिएशन में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे, स्पेशली आज के दिनों में जहाँ पे नॉट ओनली कोविड है बट ओवरऑल क्लाइंट्स भी पैनिक्ड है और मार्केट भी अपना एक अलग चाल पे है, तो ऑल थिंग्स आर राइट नाउ लुकिंग क्वाइट वॉलेटाइल, तो ऐसे में प्रोफेशन के बारे में क्या व्यू है आपका? एक्चुअली मैं कोविड को बाद में लूंगा, पहले तो मैं इसमें जो अपॉर्चुनिटीज है ना उसकी बात कर रहा हूँ। एक्चुअली जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की इंडिया में ग्रोथ है वो एनुअलाइज 20% से ऊपर की ग्रोथ है, तो 20% एक बहुत अच्छा फिगर नजर आता है। लेकिन हम देखें नंबर ऑफ इन्वेस्टर या जो साइजेज है, GDP का जो साइज है, तो हम बहुत पीछे हैं अभी। केवल 2 करोड़ के आसपास इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। राइट। 140 करोड़ 135 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन में से केवल 2 करोड़ के आसपास लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और हमारा GDP का 12% साइज म्यूचुअल फंड, हमारा जो EM है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का वो GDP का 12% है। अगर वर्ल्ड वाइड एवरेज देखें जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज भी आ गई और डेवलपिंग कंट्रीज भी आ गई, 62% ऑफ GDP वर्ल्ड वाइड एवरेज का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है। US में 101% ऑफ GDP इज EM ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो हम ये कंपेयर करें, डेटा से कंपेयर करें, तो अभी तो हमारे पास बहुत बड़ा मैदान है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। मैं मेरे डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों को या जो भी एडवाइजर्स हैं उनको ये एडवाइस करूंगा कि म्यूचुअल फंड को अंडरस्टैंड करें, फिक्स इनकम और इक्विटी को डिफरेंटली अंडरस्टैंड करें कि फिक्स इनकम में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो म्यूचुअल फंड को compete कर पाए और जो सिक्योर्ड रिटर्न दे पाए। फिक्स इनकम में सब हर टाइप के इन्वेस्टर के लिए टैक्सेशन, लिक्विडिटी फ्रेंडली इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं कि अगर हम ढंग से उनको दे पाएंगे तो कोई भी इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से बाहर नहीं जा सकता। और अगर किसी को इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले इन्वेस्टर को ये बता दें कि 5 साल से पहले उस इन्वेस्टमेंट को नहीं देखें, क्योंकि वो वेल्थ क्रिएशन के लिए है, वो आपकी 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल के रिटर्न्स के लिए नहीं है। अगर वो 5 साल या उससे ज्यादा के पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपनी वेल्थ का 20 to 40% तक भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्वेस्टेबल वेल्थ का,
तो कोई इश्यू नहीं है, 5 साल से ऊपर के पीरियड के लिए कोई इश्यू नहीं है। लवली। सो लॉन्ग टर्म जैसे इन्वेस्टर है वैसे प्रोफेशन को भी लॉन्ग टर्म के लिए देखें और उसमें बने रहे, तभी हाँ जी। दोनों तरफ, देन इट विल बी अ विन विन फॉर। सो थैंक यू जितेंद्र जी, दिस वाज अ लवली कॉन्वर्सेशन, a lot of wisdom and lot of things to look at it. I would definitely for one would like to read that 2014 letter again once if possible, that उसमें क्या क्या prediction थे, but thank you so much for being associated with us. Thank you for taking out time for doing this session with us. We have gained a lot with our association with KCPL. तो हमारी शुभकामनाएं, all the best to this company. May both our association grow from here onwards. And thank you viewers for watching another episode from Mire Asset on the Big Leap. Today we come from Jaipur and we had the lovely Mr. Jitendra Agarwal with us. So thank you everyone for this show, for viewing. Thank you, thank you, thank you, thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.